नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र मौर्य जीत सर पीएस क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम बात कर रहे थे आरबीएससी कक्षा 10 की सामाजिक विज्ञान के अध्याय नंबर 6 की। अध्याय नंबर 6 में जो हमारा चैप्टर चल रहा था वो था राष्ट्रपति की शक्तियां। राष्ट्रपति की सामान्यकालीन शक्तियों के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। तो राष्ट्रपति की जो सामान्यकालीन शक्तियां थी उसमें हमने एक शक्ति पढ़ ली। राष्ट्रपति की सामान्यकालीन शक्तियों में वो थी कार्यपालिका से संबंधित राष्ट्रपति की शक्ति। आज हम पढ़ते जा रहे हैं राष्ट्रपति की सामान्यकालीन दूसरी शक्ति। दूसरी जो शक्ति होगी वो है आपकी विधायी शक्ति। कौन सी शक्ति है? विधायी शक्ति। हमने कार्यपालिका शक्ति को भी अलग अलग भागों में डिवाइड किया था। आज हम विधायी शक्ति को भी क्या करेंगे, पैराग्राफ में नहीं देखेंगे, उसको अलग अलग भागों में डिवाइड करके और उसको इजी बनाने का काम करेंगे। तो चलो हम शुरू करते हैं आज हमारी राष्ट्रपति की सामान्यकालीन शक्ति में विधायी शक्ति। अगर दोस्तों आपको हमारा ये प्रयास पसंद आ रहा है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। तो चलो आज का चैप्टर देखते हैं। यह है आज की हमारी राष्ट्रपति की सामान्यकालीन शक्तियां नंबर 2। दूसरी जो शक्ति है उसका नाम है विधायी शक्ति। और विधायी शक्ति को भी हम क्या करेंगे, अलग अलग भागों में डिवाइड करेंगे। अब इसको हम अलग अलग भागों में डिवाइड कर देंगे। अलग अलग भागों में अगर डिवाइड करें इसको तो किस तरीके से करेंगे, हम इस तरीके से कर देंगे इसको। जैसे ये हो जाएगी आपकी 1 नंबर की, ये है आपकी विधायी शक्ति, विधायी प्रशासन शक्ति, विधायी प्रशासन शक्ति। ये आपकी पहली शक्ति। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम यहां दूसरी शक्ति कर देंगे इसकी। वो दूसरी शक्ति इसकी कौन सी है? इसकी दूसरी शक्ति है वो है आपकी सदस्यों को मनोनीत करने की। ये दूसरी विधायी शक्ति होगी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहां पर दे देंगे इसकी तीसरी विधायी शक्ति। वो तीसरी विधायी शक्ति आपकी अध्यादेश से संबंधित। और इसकी जो चौथी शक्ति है वो है आपकी निषेधाधिकार की। ये दोस्तों 4 शक्तियां हुई। हमने क्या किया, विधायी शक्ति को 4 भागों में बांट दिया।
अब 4 भागों में बांट के इसका हम विस्तारित रूप जानने का प्रयास करेंगे। विधायी प्रशासन से संबंधित जो शक्ति है उसमें क्या आएगा, उसमें देखो दोस्तों, इसमें पहली जो बात आएगी वो क्या आएगी? पहली बात आएगी कि राष्ट्रपति संसद का अधिवेशन बुलाता है और समाप्ति की घोषणा करता है। इसमें दूसरी जो बात होगी वो होगी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सिफारिश पर लोकसभा को भंग कर सकता है। दोस्तों आपको बता दूं, ऐसा यानी लोकसभा को अब तक 9 बार भंग किया जा चुका है। आगे बात समझ में। अब इसमें जो तीसरी बात आएगी वो आएगी कि जब नई लोकसभा का गठन होता है, उस स्थिति में राष्ट्रपति क्या करता है? उस स्थिति में राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठकें बुलाता है और इस संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति क्या करता है? अपना अभिभाषण देता है और किसी भी प्रकार की कोई नीतियों की घोषणा कर सकता है या दोनों सदनों के जो सदस्य हैं उसको अपना एक संदेश दे सकता है। ये हुई आपकी राष्ट्रपति की विधायी प्रशासन से संबंधित शक्ति। विधायी प्रशासन से संबंधित राष्ट्रपति की जो शक्ति है उसमें पहली शक्ति है राष्ट्रपति संसद का अधिवेशन बुलाता है और समाप्ति की घोषणा करता है। दोनों सदनों की एक संयुक्त जो बैठक बुलाती, संयुक्त जो अधिवेशन बुलाया जाता है वो बुलाया जाता है आपका आर्टिकल 108 के तहत, जो नई लोकसभा के गठन पर या किसी विधेयक पर गतिरोध उत्पन्न होने पर भी बुलाया जा सकता है। परंतु एक बात ध्यान में रखना, अधिवेशन बुलाने का मतलब है कि कम से कम 1 वर्ष में 2 बार बैठक बुलाना राष्ट्रपति के लिए जरूरी होता है। इसमें प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। ऐसा अब तक 9 बार हो चुका है। 9 बार राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सिफारिश पर लोकसभा को भंग कर चुके हैं। नई लोकसभा का गठन होता है, उस समय दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है और उस संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति है वो अपना संदेश दोनों सदनों को देता है। ये हुई राष्ट्रपति की विधायी संबंधित शक्ति यानी विधायी प्रशासन से संबंधित शक्ति। अब दोस्तों हम बात करेंगे राष्ट्रपति की सदस्यों को मनोनीत करने की जो शक्ति है उसको लेकर। आपको शायद पता होना चाहिए यहां पर कि राष्ट्रपति है वो आर्टिकल अनुच्छेद 331 के
अनुसार लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय समुदाय व आर्टिकल 80 के अनुसार राज्यसभा में 12 सदस्य, राज्यसभा में 12 सदस्य जो कला, साहित्य, विज्ञान, कला, साहित्य, विज्ञान, इसमें मतलब ये बातें भी बहुत जरूरी है, या अन्य क्षेत्रों में वो क्या कर चुके हैं, भारतीय सेवा में योगदान दे चुके हैं। देखो क्या होता है इसमें, आर्टिकल 331 के अनुसार, यानी अनुच्छेद 331 है, अनुच्छेद 331 में यह कहा गया है कि राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्य क्या करेगा, लोकसभा में मनोनीत करेगा। उसके बाद आपका आर्टिकल 80 कहता है कि राष्ट्रपति, वैसे तो 83 है, राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करेगा जो कला, साहित्य, विज्ञान, खेल जगत, विज्ञान, प्रौद्योगिकी क्षेत्र में वो भारतीय हित में अपना योगदान दे चुके हो। ऐसे लोगों को राष्ट्रपति क्या कर सकता है, राज्यसभा में मनोनीत कर सकता है। अब हम बात करते हैं अगली विधायी शक्ति की। अगली विधायी शक्ति आपकी है अध्यादेश। अध्यादेश का मतलब क्या होता है, अध्यादेश का मतलब क्या, अध्यादेश का मतलब क्या होता है। अध्यादेश देखिए, आर्टिकल 123, आर्टिकल 123 क्या कहता है, आर्टिकल 123 कहता है संसद का कोई अधिवेशन न हो रहा हो, यानी संसद का कोई सत्र न चल रहा हो। 3 सत्र होते हैं दोस्तों, शीतकालीन सत्र, मानसून सत्र और बजट सत्र। कोई भी कानून बनाने के लिए जो विधेयक प्रस्तुत किया जाता है वो इन्हीं तीनों सत्रों में प्रस्तुत किया जाता है सदन में, चाहे वो बजट सत्र हो, चाहे वो मानसून सत्र हो, और चाहे वो आपका शीतकालीन सत्र हो। अगर आपको किसी भी विधेयक से संबंधित प्रस्ताव लेके आना है तो वो उस सत्र के दौरान लाया जाता है। अब एक सत्र खत्म होने के बाद दूसरे सदन जो सत्र शुरू होता है उसके बीच की जो समयावधि है उसमें अगर हमें किसी कानून की आवश्यकता पड़ गई तो संविधान निर्माताओं ने इसके लिए बहुत ही अच्छी व्यवस्था की है। अच्छी व्यवस्था ये की है, जैसे मान लीजिए आपका ये जो शीतकालीन सत्र है ये दिसंबर में खत्म हो जाता है। दिसंबर में ये खत्म हो गया। दिसंबर में खत्म होने के बाद जो आपका बजट सत्र है वो आता है फरवरी में। आगे बात समझे। अब बीच की जो समय अवधि है उसमें आपको पड़ गई कानून की आवश्यकता, उस समय क्या होगा। तो संविधान निर्माताओं ने अपनी बुद्धिमत्ता का बहुत ही अच्छा परिचय दिया। यहां पर राष्ट्रपति को एक अधिकार दिया गया कि जब संसद का कोई सत्र नहीं चल रहा होता है
यानी दो सत्रों के बीच की जो अवधि होती है उसमें अगर किसी भी प्रकार के कानून की आवश्यकता हमें पड़ती है, उस समय राष्ट्रपति क्या करता है, एक आदेश जारी करता है। वो आदेश अध्यादेश कहलाता है। वो कब तक जारी रहेगा, वो अगले सत्र की जो प्रथम बैठक होगी उसके 6 सप्ताह तक जारी रहेगा। संसद चाहे तो उसको पहले भी खत्म कर सकती है। तो ये देखो हमारे संविधान निर्माताओं की बुद्धिमत्ता का परिचय है। उसने यहां पर इस बात पर विचार किया था कि एक सत्र खत्म हो गया, दूसरा सत्र 1 महीने या 2 महीने के बाद शुरू होता है, तो बीच का जो समय है 1 या 2 महीने का, उसमें कानून की आवश्यकता पड़ने पर क्या होगा। तो वहां पर एक राष्ट्रपति को अधिकार दे दिया। उस अधिकार का नाम है अध्यादेश। उस अध्यादेश का मतलब है कि वहां पर राष्ट्रपति उस कानून से संबंधित एक आदेश जारी करेगा जो अध्यादेश कहलाएगा। वो एक कानून की तरह सामान्य तौर पर काम करेगा। तो ये है अध्यादेश। अधिवेशन नहीं चल रहा, उस समय राष्ट्रपति द्वारा जारी किया गया आदेश क्या कहलाता है, अध्यादेश कहलाता है। अब बात करें हमें निषेधाधिकार क्या है। निषेधाधिकार का मतलब क्या होता है दोस्तों? निषेधाधिकार का मतलब होता है जैसे कोई भी विधेयक है, कोई भी विधेयक L+R दोनों में पारित होने के बाद कोई भी विधेयक L+R में विधेयक पारित होने के बाद यह कहां जाएगा, यह जाएगा आपका राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर होने के लिए। ठीक है ना। L या R में कोई विधेयक पारित हो गया तो अंतिम रूप से राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने के बाद वो विधेयक कानून का रूप लेता है। तो यहां पर राष्ट्रपति क्या करता है, कई बार है राष्ट्रपति उस विधेयक पर हस्ताक्षर करने से पहले उसको उसी सदन में वापस लौटा देता है जिस सदन से वो आया है। किस बात के लिए कि इस विधेयक पर आप एक बार पुनः चर्चा कीजिए ताकि किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि हो उसको पूरा किया जा सके। अब देखो ये LR से हमने राष्ट्रपति के पास भेज दिया, राष्ट्रपति ने वापस LR के पास भेज दिया। LR ने इस पर कोई विचार नहीं किया, बगैर विचार किए वापस किसके पास भेज दिया, राष्ट्रपति के पास भेज दिया। तो अब राष्ट्रपति है उस पर हस्ताक्षर करने के लिए क्या होता है, बाध्य होता है। इसको कहते हैं निषेधाधिकार। इसमें वीटो पावर भी होता है। वीटो पावर का मतलब कई बार क्या होता है, राष्ट्रपति इस विधेयक को सदन में वापस न भेजकर अपने पास रख लेता है, इसको कहते हैं वीटो पावर। तो दोस्तों ये हुई आज की हमारी विधायी शक्ति। ठीक है, विधायी शक्ति को हमने कितने भागों में बांट लिया। विधायी शक्ति को 1 नंबर विधायी प्रशासन शक्ति के रूप में, 2 नंबर सदस्यों के मनोनीत के रूप में, 3 नंबर अध्यादेश के रूप में, 4 नंबर निषेधाधिकार के रूप में। आशा करता हूं कि आपको हमारा वीडियो जरूर पसंद आएगा। कमेंट करके आप अपने विचार प्रकट कर सकते हैं, अपना कोई सुझाव भी दे सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।